द डीप टाइव में स्वागत है। स्रोतों के इस गहन विश्लेषण में हम हमेशा की तरह सूचनाओं के महासागर से ज्ञान के सबसे अनमोल मोती निकाल कर लाते हैं। आज की इस विशेष चर्चा का विषय एक ऐसा टूल है जिसने तकनीक और डेटा की दुनिया में काफी हलचल मचा रखी है। हम बात कर रहे हैं रैपिड माइनर की। बिल्कुल। और आज के हमारे स्रोत बहुत ही विविध और दिलचस्प हैं। हाँ, हमने कई बेहतरीन YouTube ट्यूटोरियल्स खंगाले हैं, जैसे कि कोडर्स आर्ट्स, ग्रांट ब्राजील, एक्सप्लिफाइड लैब्स और टेक्नो ब्रंच के वीडियो। और इसके साथ ही हमने टेक्नोलॉजी एडवाइस से इस सॉफ्टवेयर के विस्तृत रिव्यू और मशीन लर्निंग के लोकतंत्रीकरण पर आधारित एक बहुत ही विश्लेषणात्मक लेख का भी गहराई से अध्ययन किया है। सही का। और हमारा आज का मिशन ये पता लगाना है कि क्या बिना कोडिंग के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई मॉडल बनाना केवल एक हवा है जिसे हम हाइप कहते हैं, या सच में ये तकनीकी दुनिया का एक बड़ा गेम चेंजर है। अक्सर एक जुमला सुनने को मिलता है कि डेटा आज के समय का नया तेल है। ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी और भारी भरकम लगती है, लेकिन जमीन से कच्चा तेल निकालना और उसे रिफाइन करना जितना मुश्किल काम है, कच्चे डेटा से काम की जानकारी निकालना भी हमेशा से उतनी ही बड़ी चुनौती रही है। बिल्कुल। मतलब हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसी स्प्रेडशीट देखी होगी जहां किसी ने उम्र वाले कॉलम में अपना फोन नंबर लिख दिया हो या नाम की जगह कोई और ही जानकारी भर दी हो। हाँ, ऐसा तो अक्सर होता है। ऐसे बिखरे हुए और गंदे डेटा को साफ करना और उससे भविष्यवाणियां करना किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। कच्चे तेल और डेटा की ये तुलना बहुत ही दिलचस्प है, और यहीं से आज के हमारे विषय की अहमियत समझ में आती है। अगर इतिहास पर नजर डालें तो तकनीक, खासकर हाई एंड कंप्यूटिंग, हमेशा कुछ गिने चुने विशेषज्ञों या सिलिकॉन वैली के इंजीनियरों के ही कब्जे में रही है। हाँ, बड़ी लैब्स तक ही सीमित थी। बिल्कुल। तेल रिफाइन करने के लिए जैसे विशाल रिफाइनरी की जरूरत होती थी, वैसे ही डेटा रिफाइन करने के लिए बड़े बड़े सर्वर्स और जटिल कोडिंग की जरूरत पड़ती थी। लेकिन अब एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। लोकतंत्रीकरण का एक नया दौर शुरू हो गया है। लोकतंत्रीकरण यानी किसी बहुत ही शक्तिशाली चीज की पहुंच आम जनता तक होना। एकदम सही। रैपिड माइनर जैसे प्लेटफॉर्म्स के आने से ये तकनीक अब उन लोगों के हाथों में भी आ रही है जिन्हें शायद प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं आता। ये सिर्फ एक नया सॉफ्टवेयर की बात नहीं है, ये पूरी तरह से इस धारणा को बदल रहा है कि डेटा का विश्लेषण कौन कर सकता है। अब एक सामान्य बिजनेस मैनेजर या कोई रिसर्चर अपने डेस्कटॉप पे बैठकर वही काम कर सकता है जिसके लिए पहले पूरी डेटा साइंस की टीम बुलानी पड़ती थी। बिल्कुल। और जब भी हम डेटा माइनिंग या मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? हॉलीवुड की फिल्मों वाला वो दृश्य जहां स्क्रीन पर हरे रंग का कोड तेजी से नीचे गिर रहा है, या फिर पाइथन और आर जैसी प्रोग्रामिंग भाषाओं के लंबे लंबे और जटिल सिंटैक्स। हाँ, वो डराने वाला हैकर्स वाला लुक। हाँ, वही। लेकिन हमारे स्रोतों के अनुसार रैपिड माइनर पूरी तरह से एक नो कोड या लो कोड प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब है कि बिना एक भी लाइन का कोड लिखे एक पूरा मशीन लर्निंग मॉडल तैयार किया जा सकता है। ये एक ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस का इस्तेमाल करता है। ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब सब कुछ स्क्रीन पर सामने ही है। हाँ, अगर इसे बहुत ही आसान भाषा में समझना हो तो बचपन के विजुअल लेगो ब्लॉक्स के खेल की कल्पना की जा सकती है। जैसे लेगो में अलग अलग आकार के ब्लॉक्स होते हैं और उन्हें एक दूसरे से जोड़कर एक खिलौना बन जाता है, वैसे ही रैपिड माइनर में अलग अलग कामों के लिए ऑपरेटर्स या ब्लॉक्स होते हैं। बस एक ब्लॉक को खींचकर स्क्रीन पर लाना होता है, उसे दूसरे से जोड़ना होता है और काम हो जाता है। और ऐतिहासिक संदर्भ के लिए ये जानना भी जरूरी है कि टेक्नो ब्रंच के स्रोत के अनुसार सितंबर 2022 में ऑल्टियर इंजीनियरिंग नामक एक बड़ी कंपनी ने रैपिड माइनर का अधिग्रहण कर लिया था। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। इसलिए आज के समय में इसे ऑल्टियर एआई स्टूडियो के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इसका डिजाइन, जो ETL प्रक्रिया को बेहद आसान बना देता है। बिल्कुल। ETL यानी एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड। ये डेटा साइंस की दुनिया का सबसे उबाऊ लेकिन सबसे जरूरी काम है। सबसे जरूरी, डेटा को अलग अलग जगहों से निकालना, उसे साफ करना और फिर विश्लेषण के लिए सही फॉर्मेट में ढालना। अक्सर डेटा साइंटिस्ट का 80% समय सिर्फ इसी काम में चला जाता है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर एक नॉन टेक्निकल व्यक्ति भी बहुत ही सहजता से ये ETL प्रक्रिया कर सकता है, और उसके बाद वे प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स की दुनिया में कदम रख सकते हैं। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स यानी पुराने डेटा के आधार पर ये भविष्यवाणी करना कि भविष्य में क्या होने वाला है। हाँ,
जब कोई कंपनी ये काम बना कोडिंग टीम के कर पाती है तो उनके काम करने की गति कई गुना बढ़ जाती है। उन्हें हर छोटे प्रयोग या एक नए विचार को टेस्ट करने के लिए महीनों का इंतजार नहीं करना पड़ता। ये तो हुई इसके पीछे के विचार की बात। लेकिन ये असली दुनिया के डेटा के साथ काम कैसे करता है? हमारे स्रोतों में विशेष रूप से ग्रांट ब्राजील और कोडर्स आर्ट्स के ट्यूटोरियल में इसके बहुत ही बेहतरीन और व्यावहारिक उदाहरण दिए गए हैं। एक्सप्लिफाइड लैब्स का वीडियो भी इस बात पर जोर देता है कि डेटा साइंस में सबसे ज्यादा सिरदर्द डेटा की सफाई में ही होता है। सफाई सबसे मुश्किल है। बिल्कुल। मान लीजिए कि किसी के पास कच्चा डेटा है। ग्रांट ब्राजील के ट्यूटोरियल में होमलेसनेस यानी बेघर लोगों के डेटा सेट का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। जब कोई यूजर इस कच्चे डेटा को रैपिड माइनर में इंपोर्ट करता है तो स्क्रीन पर स्टैटिस्टिक्स नाम का एक टैब होता है। इस टैब पर क्लिक करते ही 1 सेकंड में सामने आ जाता है कि पूरे डेटा में कहां-कहां जानकारी गायब है, जिसे मिसिंग वैल्यूज कहते हैं। और असल दुनिया के डेटा में हमेशा कुछ ना कुछ खाली रहता ही है। हाँ, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। अब इन खाली जगहों का क्या किया जाए? अगर इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो मॉडल क्रैश हो जाएगा। रैपिड माइनर में इस समस्या का समाधान बहुत ही विजुअल है। वहां एक रिप्लेस मिसिंग वैल्यूज नाम का ऑपरेटर होता है। उसे बस स्क्रीन पर ड्रैग करके लाना है और वो अपने आप सब भर देता है। हाँ, ये सिस्टम अपने आप उन खाली जगहों को उस कॉलम के औसत से भर देता है। कोडिंग की कोई जरूरत नहीं, बस एक क्लिक और डेटा साफ। और ये सफाई सिर्फ खाली जगह भरने तक सीमित नहीं है। ग्रांट ब्राजील के ट्यूटोरियल में होमलेसनेस डेटा का जो उदाहरण है वो डेटा की एक बहुत ही सूक्ष्म समस्या को उजागर करता है। जब हम लाखों लोगों के डेटा के साथ काम करते हैं तो डेटा सेट में बहुत सी पंक्तियां एक जैसी लग सकती हैं। उदाहरण के तौर पर सोचिए कि डेटा में 22 साल की कई महिलाएं हैं। कुछ के पास रोजगार है, कुछ के पास नहीं। मशीन को कैसे पता चलेगा कि किस महिला की बात हो रही है? इसके लिए डेटाबेस में हर व्यक्ति की एक विशिष्ट पहचान या आईडी होती है। बिल्कुल, जैसे प्राइमरी की कहा जाता है। अब मशीन लर्निंग मॉडल बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन वे बुनियादी रूप से सिर्फ नंबर देखते हैं। हाँ, उनके लिए तो सब गणित है। अगर किसी व्यक्ति की आईडी 9999 है और हम उस आईडी को मॉडल में डाल दें तो मशीन शायद ये मान ले कि वो व्यक्ति 9000 साल का है या उस बड़े नंबर का कोई गणितीय महत्व है। वो पूरी भविष्यवाणी को गलत कर देगा। ओहो, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। यहीं पर रैपिड माइनर का सेट रोल ऑपरेटर काम आता है। इस ऑपरेटर के जरिए सिस्टम को बहुत स्पष्ट रूप से ये बताया जाता है कि ये जो विशिष्ट कॉलम है ये केवल नाम या पहचान के लिए है। इसे गणित और प्रेडिक्टिव एनालिसिस की प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर रखना है। ये छोटी सी चीज बड़े बड़े ब्लंडर्स होने से बचा लेती है। ये एक बहुत ही शानदार पहलू है। और ग्रांट ब्राजील ने डेटा की एक और बहुत बड़ी समस्या पर रोशनी डाली है, आउटलायर्स के बारे में। आउटलायर्स जो एकदम अलग होते हैं? हाँ, आउटलायर्स असल में वो डेटा पॉइंट होते हैं जो सामान्य पैटर्न से बिल्कुल ही अलग होते हैं। इसे एक आसान से उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए कि किसी शहर के एक मोहल्ले के लोगों की औसत आय जानने के लिए डेटा इकट्ठा किया गया। ज्यादातर लोगों की आय 50,000 से 60,000 के बीच है, लेकिन अचानक से उस मोहल्ले में देश का कोई बहुत बड़ा अरबपति रहने आ जाए तो औसत बिगड़ जाएगा। बिल्कुल। अब अगर कोई उस पूरे डेटा का औसत निकालेगा तो वो औसत अचानक से करोड़ों में पहुंच जाएगा, जो कि मोहल्ले की असली तस्वीर नहीं है। ऐसे अजीब डेटा पॉइंट्स को मशीन लर्निंग मॉडल में जाने से रोकना बहुत जरूरी है। और इसके लिए भी रैपिड माइनर में एक टूल है? हाँ, इसे पकड़ने के लिए रैपिड माइनर में LOF यानी लोकल आउटलायर फैक्टर नाम का टूल इस्तेमाल होता है। ये ऑपरेटर बिना किसी गणितीय समीकरण को लिखे कुछ ही सेकंड में बता देता है कि कौन सा डेटा पॉइंट सामान्य भीड़ से कितनी दूर है। ये वाकई बहुत आसान बना देता है चीजों को। और अब जब डेटा पूरी तरह से साफ हो गया, आउटलायर्स हट गए, मिसिंग वैल्यूज भर दी गईं, तब बारी आती है सबसे मजेदार हिस्से की, मॉडल बिल्डिंग। कोडर्स आर्ट्स के ट्यूटोरियल में दिखाया गया है कि कैसे मशहूर टाइटैनिक जहाज के यात्रियों के डेटा सेट पर काम किया जाता है। टाइटैनिक वाला डेटा सेट तो मशीन लर्निंग में बहुत लोकप्रिय है। हाँ, डेटा सेट में जानकारी होती है कि यात्री किस क्लास में था, उसकी उम्र क्या थी, उसका जेंडर क्या था और सबसे जरूरी बात, क्या वो उस हादसे में बच पाया या नहीं। अब इस डेटा के आधार पर यह अनुमान लगाना है कि अगर कोई नया व्यक्ति उस जहाज पर होता तो उसके बचने की कितनी संभावना थी। और इसके लिए डिसीजन ट्री का इस्तेमाल होता है। डिसीजन ट्री एल्गोरिथम। डिसीजन ट्री को समझना हो तो बचपन के 20 सवाल वाले खेल को याद किया जा सकता है। क्या यात्री की उम्र 18 से कम थी? अगर हाँ तो एक तरफ जाइए, अगर ना तो दूसरी तरफ। क्या वो फर्स्ट क्लास में था? हाँ या ना?
ऐसे सवालों की एक चेन बन जाती है। और रैपिड माइनर में इसे बनाना बहुत आसान है। एकदम आसान। बस स्क्रीन के बाएं तरफ से डिसीजन ट्री खोजना होता है, उसे खींचकर बीच में लाना होता है, डेटा की लाइन को उस ब्लॉक से जोड़ देना होता है और प्ले बटन दबा देना होता है। देखते ही देखते स्क्रीन पर एक खूबसूरत सा ट्री चार्ट बन जाता है जो पूरी कहानी बयां कर देता है। कोई सिंटैक्स एरर नहीं, कोई रात भर जागकर कोड को डीबग करने की झंझट नहीं। इस पूरी प्रक्रिया को अगर तकनीकी विकास की नज़र से देखा जाए तो एक्सप्लिफाइड लैब्स और उस विश्लेषणात्मक लेख में इसके ऑटो एमएल यानी ऑटोमेटेड मशीन लर्निंग और टर्बो प्रेप जैसे फीचर्स का खास तौर पर जिक्र किया गया है, और यही इसकी असली ताकत है। ऑटो एमएल मतलब सब कुछ अपने आप? लगभग। सोचिए, एक इंसान के रूप में भले ही कोई कितना भी समझदार क्यों न हो, यह तुरंत तय करना बहुत मुश्किल होता है कि किसी खास तरह के डेटा के लिए डिसीजन ट्री बेहतर नतीजे देगा या फिर न्यूरल नेटवर्क या शायद रैंडम फॉरेस्ट। रैपिड माइनर का ऑटो एमएल फीचर इस दुविधा को ही खत्म कर देता है। ये तो बहुत समय बचाएगा। बिल्कुल। यूजर को बस ये बताना होता है कि उसे किस सवाल का जवाब चाहिए, और सिस्टम खुद बैकग्राउंड में एक साथ 50 अलग-अलग एल्गोरिदम का परीक्षण करने लगता है। वो खुद ही हर मॉडल के पैरामीटर्स को ट्यून करता है और अंत में एक लिस्ट दे देता है कि फला एल्गोरिदम ने 95% सटीकता दी है, इसलिए ये सबसे बेहतर है। व्यापारिक दृष्टिकोण से इसका फायदा अकल्पनीय है। इससे टाइम टू मार्केट यानी किसी समस्या का समाधान निकालकर उसे बाजार में उतारने का समय नाटकीय रूप से कम हो जाता है। जिस काम के लिए पहले डेटा साइंटिस्ट की पूरी टीम को हफ्तों माथापच्ची करनी पड़ती थी, वो अब कॉफी पीते पीते कुछ घंटों या मिनटों में हो जाता है। ये सब सुनकर तो ऐसा लगता है कि ये टूल किसी जादू से कम नहीं है, लेकिन इसका असली दुनिया में रोजमर्रा के व्यवसायों में किस तरह उपयोग हो रहा है, एक्सप्लिफाइड लैब्स के वीडियो में इसका एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण दिया गया है। कस्टमर चर्न की भविष्यवाणी। कस्टमर चर्न ये टेलीकॉम और सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, कस्टमर चर्न का सीधा सा मतलब है कि कोई ग्राहक आपकी कंपनी या सेवा को छोड़कर जाने वाला है। मान लीजिए कोई टेलीकॉम कंपनी है। अगर कोई ग्राहक अपना नंबर पोर्ट कराने वाला है तो कंपनी को इसके बारे में कैसे पता चलेगा? वो डेटा खंगालेंगे। रैपिड माइनर क्या करता है, वो उस ग्राहक के पिछले 6 महीने के डेटा को देखता है। क्या इस ग्राहक की कॉल बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रही हैं? क्या इसने कस्टमर केयर पे कई बार शिकायत की है? क्या इसके बिल का पेमेंट अक्सर लेट होता है? एआई मॉडल इन सारे पैटर्न्स को समझकर कंपनी को पहले ही अलर्ट कर देता है कि ये फला ग्राहक अगले हफ्ते हमें छोड़कर जा सकता है। और फिर कंपनी उसे रोक सकती है। बिल्कुल। इसके बाद कंपनी उस ग्राहक को कोई स्पेशल डिस्काउंट या ऑफर देकर उसे रोक सकती है। ये सिर्फ एक मॉडल नहीं है, ये कंपनियों के करोड़ों रुपए बचा रहा है। इसी तरह बैंकिंग सेक्टर में इसका भारी उपयोग धोखाधड़ी या फ्रॉड डिटेक्शन के लिए किया जाता है। फ्रॉड डिटेक्शन में तो तुरंत फैसला लेना होता है। हाँ, अगर किसी का क्रेडिट कार्ड अभी मुंबई में इस्तेमाल हुआ और ठीक 5 मिनट बाद उसी कार्ड से लंदन में कोई बड़ी शॉपिंग हो रही है, तो मॉडल तुरंत इस असामान्य पैटर्न को पकड़कर ट्रांजैक्शन ब्लॉक कर देता है। कमाल है। और इसके अलावा टेक्नोलॉजी एडवाइस के रिव्यू में इसके रैपिड माइनर मार्केटप्लेस फीचर की भी काफ़ी तारीफ की गई है। ऐसा नहीं है कि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्हें कुछ नहीं आता। अगर किसी को थोड़ी बहुत कोडिंग आती है तो ये टूल बहुत ही लचीला है। मार्केटप्लेस में सैकड़ों एक्सटेंशन मौजूद हैं। इसे आसानी से पाइथन या आर लैंग्वेज के साथ जोड़ा जा सकता है। अलग अलग क्लाउड सेवाओं या भारी भरकम डेटाबेस के साथ भी इसका एकीकरण बहुत ही आसान है। ये लचीलापन केवल व्यापारिक जगत के लिए ही नहीं, बल्कि अकादमिक दुनिया और शोधकर्ताओं के लिए भी एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो रहा है। लेख में इस बात पर बहुत अच्छी चर्चा की गई है कि कैसे रैपिड माइनर अंतर विषय यानी अलग अलग विषयों के बीच काम करने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। अंतर विषय से आपका क्या मतलब है? यहाँ अक्सर होता यह है कि एक बायोलॉजिस्ट या एक समाजशास्त्री अपने अपने विषयों के तो महारथी होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो बेहतरीन सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हों। अगर एक बायोलॉजिस्ट को मौसम के डेटा को बीमारियों के फैलने के डेटा के साथ जोड़कर कोई पैटर्न ढूंढना है, तो पहले उसे किसी कोडर को काम पे रखना पड़ता था। हाँ, और दोनों की भाषा ही अलग होती है। बिल्कुल, दोनों के बीच बात समझने समझाने में ही हफ्तों लग जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। कोडिंग के झंझट में उलझे बिना अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ एक साथ स्क्रीन पर बैठ सकते हैं। वे अपने डेटा से सीधे सवाल पूछ सकते हैं, अपनी थ्योरी या परिकल्पनाओं का तुरंत परीक्षण कर सकते हैं। तो तकनीकी बाधाएं बीच से हट जाती हैं। हाँ, जब तकनीकी बाधाएं बीच से हट जाती हैं तो सिर्फ आइडिया और इनोवेशन बचता है।
जिससे रिसर्च की गति कई गुना बढ़ जाती है। ये सब इतना आसान और परफेक्ट लग रहा है कि मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या इसमें कोई पेच भी है? क्या सच में नो कोड का मतलब कोई भी चुनौती न होना है? चलिए इसी बात पर इस टूल की कमियों और इसके संभावित खतरों पर भी नजर डालते हैं। कमियां तो हर टूल में होती हैं। टेक्नोलॉजी एडवाइस के रिव्यू में यूजर्स ने कुछ बहुत ही स्पष्ट शिकायतें दर्ज की हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि भले ही ये दावा करे कि ये बहुत आसान है, लेकिन इसका शुरुआती इंस्टॉलेशन और सेटअप करने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं। सेटअप हमेशा एक सिरदर्द होता है। और इसके जो आधिकारिक दस्तावेज या डॉक्यूमेंटेशन है वे इतने तकनीकी और जटिल हैं कि किसी नए व्यक्ति के लिए उन्हें पढ़कर समझना बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। यूजर्स का ये भी कहना है कि इसमें लर्निंग कर्व काफी तीखा है। मतलब सीखना इतना भी आसान नहीं है। यानी इंटरफेस भले ही ड्रैग एंड ड्रॉप हो, ब्लॉक्स को स्क्रीन पर लाना आसान हो, लेकिन कौन सा ब्लॉक कहाँ लगाना है और क्यों लगाना है, ये सीखना रातों रात नहीं होता। डेटा साइंस कोई बच्चों का खेल नहीं है जिसे कोई भी बिना समझे करने लगे। और यहीं से सबसे बड़ा और गंभीर खतरा पैदा होता है, जिसका जिक्र उस लेख में ओवर सिंप्लीफिकेशन यानी चीजों को जरूरत से ज्यादा आसान बना देने के रूप में किया गया है। ओवर सिंप्लीफिकेशन। देखिए, इंटरफेस के आसान होने का मतलब ये नहीं है कि उसके पीछे का विज्ञान भी आसान हो गया है। मशीन लर्निंग के पीछे बहुत ही गहरा गणित, प्रोबेबिलिटी और सांख्यिकी काम करती है। अगर किसी यूजर को बुनियादी डेटा साइंस के सिद्धांतों की समझ नहीं है, तो वो लेगो ब्लॉक्स की तरह ब्लॉक्स को जोड़कर एक मॉडल तो खड़ा कर लेगा। सॉफ्टवेयर कोई एरर भी नहीं देगा। बिल्कुल, लेकिन वो मॉडल जो निष्कर्ष निकालेगा वे पूरी तरह से बेतुके और गलत हो सकते हैं। एक और बात जो टेक्नोलॉजी एडवाइस के रिव्यू में उभर कर आई है, वो ये है कि जो बहुत ही उन्नत या एकदम कटिंग एज रिसर्च कर रहे हैं, जहां एकदम बारीक स्तर पर कोड को कस्टमाइज करने की जरूरत होती है, उन्हें रैपिड माइनर की ये पहले से बने हुए ब्लॉक्स बहुत ही सीमित और बंधे हुए लग सकते हैं। ये बहुत ही सटीक बात है और ग्रैंड ब्राजील के ट्यूटोरियल में इस ओवर सिंप्लीफिकेशन के खतरे का एक बहुत ही बेहतरीन गणितीय उदाहरण दिया गया है। उन्होंने डेटा बायस और सहसंबंध बनाम कारण के बारे में चेतावनी दी है, जिसे अंग्रेजी में कॉरिलेशन वर्सेस कॉजेशन कहते हैं। ये डेटा साइंस का सबसे बड़ा जाल है। इसे एक बहुत ही मशहूर उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए किसी शहर के डेटा में दिख रहा है कि गर्मियों के मौसम में आइसक्रीम की बिक्री बहुत बढ़ जाती है और उसी समय समुद्र में शार्क के हमलों की संख्या भी बढ़ जाती है। तो क्या आइसक्रीम खाने से शार्क हमला कर रही हैं? बिल्कुल नहीं। ये दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं, यानी इनमें सहसंबंध या कोरिलेशन है। लेकिन इसके पीछे का असली कारण ये है कि गर्मियों में ज्यादा लोग समुद्र तट पर जाते हैं, इसलिए दोनों चीजें बढ़ती हैं। हाँ। ग्रैंड ब्राजील ने उम्र और आय का उदाहरण दिया। डेटा में दिख सकता है कि उम्र बढ़ने के साथ आय बढ़ रही है, लेकिन इसका सीधा मतलब ये नहीं कि सिर्फ उम्र बढ़ने से पैसा आता है। इसके पीछे शिक्षा, सालों का अनुभव और पदोन्नति जैसे छिपे हुए कारक होते हैं। अगर विश्लेषण करने वाला व्यक्ति इस फर्क को नहीं समझता, तो वह ऐसे एआई मॉडल बना देगा जो गलत फहमियों पर आधारित होंगे। टूल आपको गणित करके दे देगा, नंबर्स निकाल कर दे देगा, लेकिन उन नंबर्स का असल जिंदगी में मतलब क्या है, ये तो इंसान को ही सोचना होगा। यही कारण है कि नो कोड का मतलब कभी भी नो ब्रेन नहीं हो सकता। बहुत सही कहा आपने, नो कोड का मतलब नो ब्रेन नहीं। मशीनें या एल्गोरिथम असल दुनिया के संदर्भ को नहीं समझते, उनमें कॉमन सेंस नहीं होता है। वे केवल स्प्रेडशीट में लिखे नंबर्स के बीच के पैटर्न को देखते हैं। इंसान की जिम्मेदारी यह जांचना है कि क्या वो पैटर्न किसी तर्क पर आधारित है या महज एक इत्तेफाक है। और अगर डेटा में पहले से ही कोई पूर्वाग्रह मौजूद है, तो ये टूल उस पूर्वाग्रह को और भी बड़ा करके पेश कर देगा। इतने शक्तिशाली टूल अगर बिना सोचे समझे इस्तेमाल किए जाएं, तो फायदे की जगह भारी नुकसान हो सकता है, खासकर तब जब इन मॉडल्स की भविष्यवाणियों के आधार पर किसी को लोन देने का फैसला किया जा रहा हो या कोई बड़ी व्यापारिक रणनीति तय की जा रही हो। तो आज के इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को अगर हम समेटें, तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि रैपिड माइनर और इसके जैसे अन्य नो कोड प्लेटफॉर्म निश्चित रूप से तकनीक की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति है। इन्होंने डेटा साइंस के उन भारी भरकम लोहे के दरवाजों को आम लोगों के लिए खोल दिया है, जो अब तक कोडिंग की ऊंची दीवार के पीछे छिपे थे। बिल्कुल एक क्रांति ही है। अब कोई भी जिज्ञासु पेशेवर, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, अपने डेटा से जानकारी निकाल सकता है। लेकिन ये भी साफ है कि ये कोई जादुई छड़ी नहीं है
जिसे घुमाते ही सारे जवाब मिल जाएंगे। इसके लिए अभी भी आलोचनात्मक सोच और सांख्यिकी की बुनियादी समझ जरूरी है। हाँ, और डेटा को बिना किसी पूर्वाग्रह के देखने की क्षमता बहुत जरूरी है। सुनने वालों के लिए ये समझना बहुत ही सशक्त करने वाला है कि एआई अब केवल कुछ गिने चुने लोगों की जागीर नहीं है। सही टूल और सही सोच के साथ कोई भी अपने डेटा के पीछे छिपी असली कहानी को दुनिया के सामने ला सकता है। ये तकनीकी लोकतंत्रीकरण का सबसे बेहतरीन दौर है। अब चुनौती ये नहीं है कि कोड कैसे लिखा जाए, बल्कि असली चुनौती ये है कि डेटा से सही सवाल कैसे पूछे जाएं और जो जवाब मिले उनका सही विश्लेषण कैसे किया जाए। टूल आसान हो गए हैं, लेकिन इंसानी दिमाग की जरूरत आज भी उतनी ही है। एकदम सही। बिल्कुल। और आज के इस डीप डाइव को समाप्त करने से पहले यहाँ सोचने के लिए एक ऐसा अंतिम और गहरा विचार है जो शायद हर सुनने वाले को इस विषय पर एक नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दे। अगर RapidMiner के AutoML जैसे प्लेटफॉर्म्स आज इतने स्मार्ट हो गए हैं कि वे खुद ही सबसे अच्छा एल्गोरिथम चुन सकते हैं, खुद ही पैरामीटर सेट कर सकते हैं और गलतियों को सुधार सकते हैं, तो आगे क्या? तो वो दिन कितना दूर है जब ये नो कोड AI सिस्टम बिना किसी इंसानी इनपुट के खुद ही ये तय करने लगेंगे कि दुनिया की कौन सी समस्या सुलझानी है और किस डेटा का विश्लेषण करना है। ये एक डरावना लेकिन दिलचस्प सवाल है। क्या हम उस भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां एआई खुद एआई का निर्माण पूरी तरह से अपने हाथ में ले लेगा और इंसान सिर्फ स्क्रीन के बाहर बैठा एक मूक दर्शक बनकर रह जाएगा? क्या एआई को बेहतर बनाने के लिए भविष्य में इंसान की जरूरत ही खत्म हो जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। आज श्रोतों की इस विशेष चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए और रोमांचक विषय के साथ।